पाकिस्तान की जो अगर एजेंसीज हैं या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहा जाए तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कितना एक्शन लेती है पूरी दुनिया को मालूम है, पूरे वर्ल्ड को मालूम है। बहरहाल मुझे ये जानकारी आई, फिर ये पता चला कि जो शाहिद लतीफ़ है ये सियालकोट के इस मदरसे में, जो एक तरीके से टेरर कैंप जिसको कह सकते हैं, वहाँ पर 2 अज्ञात हमलावर पहुँचे, फायरिंग की, जिसमें शाहिद लतीफ़ भी मारा गया और एक जो बॉडीगार्ड है वो उसकी भी मौत हो गई। लेकिन जो शाहिद लतीफ़ है इसका जो क्रिमिनल हिस्ट्री अगर कहें, जो आतंकी गतिविधियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा इसके बारे में। ये मौलाना मसूद अजहर का बेहद करीबी, और 1994 में ये पकड़ा गया था इंडिया में जब मौलाना मसूद अजहर पकड़ा गया था तब ये, उसके बाद अलग अलग जेलों में ये बंद रहा था, कई जेलों में। उसके बाद इसकी सज़ा भी पूरी हुई। आपको याद होगा जो कांधार प्लेन हाईजैक हुआ था 1999 में, IC 814 वाला। यस, तो उसमें जो टेररिस्ट ग्रुप था जिन्होंने 32 टेररिस्ट की लिस्ट दी थी कि इनको छोड़ा जाए, जिसमें मौलाना मसूद अजहर था, वो जो छोड़ा जाए उसमें शाहिद रशीद का भी नाम था। मतलब ये जैश के लिए, जैश जो आतंकी तंजीम है उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि इसको भी छोड़ने की मांग की गई थी। हालांकि भारत सरकार ने इसको नहीं छोड़ा था, लेकिन जिसकी सज़ा पूरी हुई तो गुडविल जेस्चर के तौर पर भारत ने इसको छोड़ा था। वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान में गया था, लेकिन जैसे ही ये वहाँ पर पहुँचा फिर से ये टेरर एक्टिविटी में पूरी तरह से एक्टिव हुआ। 2010 में पहुँचा हुआ है और 2016 में आई थिंक पठानकोट एयरबेस, यानी 6 साल के अंदर इसने बहुत बड़ा अटैक प्लान किया और उसके बाद फिर अटैक कराया। तो बेसिकली रेडिकलाइज करना, जो लड़ाके हैं उनको तैयार करना, इसमें शाहिद जो लतीफ़ है इसकी महारत थी। उसके बाद इस इंडियन एजेंसीज इसकी लगातार जो टेरर एक्टिविटी है उसको ट्रैक करती रही। लेकिन जो सबसे बड़ा अभी रिसेंट का सितंबर में जो अटैक हुआ, 6 दिन तक बाकायदा जंगलों के अंदर लड़ाई चली, उसमें जो अहम रोल था वो शाहिद लतीफ़ का ही था। 11 अक्टूबर 2023 भोर के लगभग 5 से 5:30 का वक्त हो रहा होगा। अगर आप जम्मू के पास जो बॉर्डर है भारत पाकिस्तान का, वहाँ से अगर आप लगभग 19-20 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं तो पाकिस्तान का एक ज़िला लगता है, इसका नाम है सियालकोट। तो भोर में 5:30 बजे के आसपास वहाँ पे फायरिंग हुई मस्जिद के पास, और उस फायरिंग में 2 लोग मारे गए। एक मारे गए आतंकी का नाम, जी हाँ आतंकवादी था, उसका नाम था शाहिद लतीफ़, और जो दूसरा मारा गया व्यक्ति था वो था शाहिद लतीफ़ का बॉडीगार्ड। और इस घटना के सामने आने के बाद एक व्यापक बहस फिर से शुरू हो गई है, जो इंडिया कनाडा के संबंधों के खटाई में पड़ने के बाद भी शुरू हुई थी, कि क्या भारत के दुश्मनों की हत्या किसी सुनियोजित तरीके से की जा रही है विदेशी धरती पे, और उन हत्याओं में किन का हाथ है। अनजान शूटर पॉइंट ब्लैंक की रेंज से गोली मारकर चले जाते हैं, और बार बार इन अनजान शूटरों को पैरेंथेसिस में पढ़ा जाता है, कोट अनकोट करके पढ़ा जाता है, अंडरलाइन करके पढ़ा जाता है। इस मामले पर हमारी न्यूज़ रूम से ज़्यादा समझ रखने वाले पत्रकार हमारे बीच मौजूद हैं, जिनका नाम है अरविंद ओझा, आज तक से जुड़े हुए हैं, और हम इस मसले पे और इसके आसपास फैले हुए बाकी सारे मसलों पे आपसे थोड़ी जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैसे हैं? बढ़िया से। लतीफ़ के मर्डर की सूचना आपको कैसे मिली? रशीद लतीफ़ में ब्रेकफास्ट कर रहा था तो एक फ़ोन आया मेरे सोर्स का कि रशीद लतीफ़, शाहिद लतीफ़, सॉरी माफ़ करिएगा, पहले यही जानकारी दी गई थी इसलिए आया। अच्छा, पहले ही आया क्योंकि इनके कई उपनाम भी होते हैं। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत क्लेरिफाई किया तो ये आया कि शाहिद लतीफ़ और जैश मोहम्मद, पठानकोट, और अभी सितंबर में जो जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ कोकरनाग, इतना मेरे पास आया। और उसके बाद फ़ोन कट गया। फिर मैंने पूछा तो सियालकोट, प्लेस सियालकोट, तो इतना समझ में आ गया कि ये किल्ड हो गया। तो फिर हमने स्टोरी ब्रेक की, वही जो आपने बोला कि अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। लेकिन जो शाहिद लतीफ़ है ये NIA से तो वांटेड था, जो पठानकोट एयरबेस पे जो अटैक हुआ साल था 2016 में, उसमें ये मेन प्लेयर था। और उसके अलावा
अभी जो रिसेंट में अटैक हुआ काफ़ी मतलब एक तरीके से कहें तो काफ़ी बड़ा नुकसान था जम्मू कश्मीर में, जो 6 दिन तक लड़ाई चली जिसमें 2 टेररिस्ट मारे गए थे, लेकिन हमारे कोकरनाग वाली हिंसा की बात कर रहे हैं। लेकिन जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए थे। तो ये 2 ऐसे बड़े टेरर अटैक थे जिनकी जो पूरी प्लानिंग थी वो सियालकोट के मदरसे में बैठकर शाहिद लतीफ़ कर रहा था, और ये बात एजेंसीज को भी मालूम थी। एजेंसीज इसको मॉनिटर कर रही थी, इनकी लोकेशन क्या है। चूँकि अब ये पाकिस्तान में है तो एजेंसी, इंडियन एजेंसी बहुत कोई एक्शन तो ले नहीं सकती, नंबर 1। नंबर 2, अब पाकिस्तान की जो अगर एजेंसीज हैं या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहा जाए तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कितना एक्शन लेती है इस पूरी दुनिया को मालूम है, पूरे वर्ल्ड को मालूम है। बहरहाल मुझे ये जानकारी आई, फिर ये पता चला कि जो शाहिद लतीफ़ है ये सियालकोट के इस मदरसे में, जो एक तरीके से टेरर कैंप जिसको कह सकते हैं, वहाँ पर 2 अज्ञात हमलावर पहुँचे, फायरिंग की, जिसमें शाहिद लतीफ़ भी मारा गया और एक जो बॉडीगार्ड है वो उसकी भी मौत हो गई। लेकिन जो शाहिद लतीफ़ है इसका जो क्रिमिनल हिस्ट्री अगर कहें, जो आतंकी गतिविधियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा। थोड़ा ये मौलाना मसूद अजहर का बेहद करीबी, और 1994 में ये पकड़ा गया था इंडिया में जब मौलाना मसूद अजहर पकड़ा गया था तब ये। उसके बाद अलग अलग जेलों में ये बंद रहा था, कई जेलों में। उसके बाद इसकी सज़ा भी पूरी हुई। आपको याद होगा जो कांधार प्लेन हाईजैक हुआ था 1999 में, IC 814 वाला। यस, तो उसमें जो टेररिस्ट ग्रुप था जिन्होंने 32 टेररिस्ट की लिस्ट दी थी कि इनको छोड़ा जाए, जिसमें मौलाना मसूद अजहर था, वो जो छोड़ा जाए उसमें शाहिद रशीद का भी नाम था। मतलब ये जैश के लिए, जैश जो आतंकी तंजीम है उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि इसको भी छोड़ने की मांग की गई थी। हालांकि भारत सरकार ने इसको नहीं छोड़ा था, लेकिन जिसकी सज़ा पूरी हुई तो गुडविल जेस्चर के तौर पर भारत ने इसको छोड़ा था। वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान में गया था, लेकिन जैसे ही ये वहाँ पर पहुँचा फिर से ये टेरर एक्टिविटी में पूरी तरह से एक्टिव हुआ। 2010 में पहुँचा हुआ है, और 2016 में आई थिंक पठानकोट एयरबेस, यानी 6 साल के अंदर इसने बहुत बड़ा अटैक प्लान किया, और उसके बाद फिर अटैक कराया। तो बेसिकली रेडिकलाइज करना, जो लड़ाके हैं उनको तैयार करना, इसमें शाहिद जो लतीफ़ है इसकी महारत थी। उसके बाद इस इंडियन एजेंसीज इसकी लगातार जो टेरर एक्टिविटी है उसको ट्रैक करती रही। लेकिन जो सबसे बड़ा अभी रिसेंट का सितंबर में जो अटैक हुआ, 6 दिन तक बाकायदा जंगलों के अंदर लड़ाई चली, उसमें जो अहम रोल था वो शाहिद लतीफ़ का ही था। एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, कोकरनाग हिंसा की हम बात कर रहे हैं, इसकी तैयारियों की बात कर रहे हैं। लतीफ़ के बारे में मैं पढ़ रहा था कि NIA ने चार्जशीट दायर की और कई केसेस में भी नाम आया। इंटरनेट पे एक कायदे से सर्च करने को मिलता है कि ये इस काम में माहिर था कि लोगों को इंडिया में एंट्री कैसे दिलाई जाए, इस काम में माहिर था। और जहाँ तक मैं समझता हूँ इनकी मोडस ऑपरेंडी को, अगर मैं गलत हूँगा तो आप मुझे सही करिएगा, इनकी मोडस ऑपरेंडी होती है कि भाई हम पैसा लेंगे, तुमको पार कराएंगे। बिजनेस चलाते हैं, आतंक के नाम पे पैसा खाने का बिजनेस चलाते हैं ये लोग। और NIA ने अपनी चार्जशीट में भी कहा था, 2022 की भी एक चार्जशीट NIA की मैंने देखी, कि लतीफ़ का नाम आया था कि इसने पाकिस्तान के और इंडिया के बॉर्डर के लॉन्ग सुरंग खोद के लोगों को पार कराया। क्या काम करता था लतीफ़, बेसिकली काम क्या क्या करता था जैश के लिए और दूसरे आतंकी संगठनों के लिए? देखिए, अभी पहले समझने वाली बात है, जैसे इंडियन मीडिया भी ये चलाता है, या मौलाना मसूद अजहर जैश का या हाफिज़ सईद लश्कर के, ये एक बड़े पुराने नाम हो चुके हैं। तो जब भी कुछ बड़ा आतंकवादी हमला होता है तो ये 2 नाम चलाए जाते हैं मोस्टली, चूँकि काफ़ी देर। लेकिन हकीकत ये है कि ये एक पुराने नाम हो चुके हैं, इनका नाम चलता है, लेकिन जो फ्रूट सोल्जर होते हैं, जो एक्चुअल में ग्राउंड पर जम्मू कश्मीर में अटैक करा रहे हैं, वो दूसरे ही चेहरे हैं, जिसमें एक शाहिद लतीफ़ पूरी प्लानिंग कर, चेहरा तो भले वो एक जैसे मसूद अजहर है, लेकिन जो रिक्रूट करना, लड़कों को तैयार करना, पूरी प्लानिंग करना, प्लानिंग को एग्जीक्यूट कराना, कैसे वो POK से जम्मू कश्मीर में दाखिल होंगे, दाखिल होने के बाद कहाँ शेल्टर लेंगे, क्या प्लानिंग होगी। जैसे कई बार हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनकार कर दिया था, लेकिन जो ये अटैक था सितंबर 2023 वाला, ये भी यही माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन सेना को दी गई कि यहाँ पर टेररिस्ट छुपे हुए हैं। उसके बाद आर्मी के जवान वहाँ पर पहुँचे हैं और फिर अटैक हुआ है। हालांकि
खबर से इनकार कर दिया था जम्मू कश्मीर ने, लेकिन ये भी माना जाता है कि इस तरह की चीज़ें। तो एक पूरी कॉन्स्पिरेसी रचना, ऐसे में जब पूरे जम्मू कश्मीर में सेना के जवान हैं, भारी भरकम पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, एक पूरा आतंकवादी हमला प्लान करना, उसको एग्जीक्यूट कराना, वो किरदार है जिसमें शाहिद लतीफ़ था। तो एक मेन किरदार था। और शायद यही वजह है कि जो पठानकोट एयरबेस का अटैक था उसमें इसकी एनआईए ने इसको 2016 में वांटेड की लिस्ट में दाखिल किया था। बाकी चार्जशीट की बात, रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। तो किस तरीके से एक टेररिस्ट जो इंडिया में पकड़ा जाता है, मौलाना मसूद अजहर के साथ वो बाकायदा जेल में बंद रहता है, फिर वो यहाँ से गुडविल जेस्चर के तौर पर छोड़ा जाता है और वहाँ से लगातार टेरर एक्टिविटी करने लगता है, और एक के बाद एक बड़े बड़े अटैक कराए उसने। दोनों ही काफ़ी बड़े अटैक थे जिससे काफ़ी इंडियन एजेंसीज़ को, सेना को काफ़ी नुकसान हुआ। तो उसमें ये अटैक, अब जैसे आपने बात की कि शाहिद लतीफ़ जैसे और भी कई किरदार हैं जो हाल फिलहाल में इस तरह के किरदार वो मारे गए अज्ञात हमलावरों के। मैं आ रहा था कि और एक लंबे समय से का टाइमलाइन छोड़ दें, हम लोग इसी साल की बात करें, हम अक्टूबर में खड़े हैं, साल का 10वां महीना चल रहा है 2022 के, तब जब 2022-23 का हिस्सा हम देख लें तो कैसे कितने नाम हैं, मतलब चाहे तो आप वो मैसेज भी खोल सकते हैं जो आपने सुबह मुझे फॉरवर्ड किया था कि उस कितने कितने नाम हैं जो विदेशी धरती पे अनजान शूटरों द्वारा मार दिए गए। नहीं, अभी इसी अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर नहीं, सितंबर की जो एकदम शुरुआती था, तो एक अबू कासिम जो जम्मू कश्मीर का ही था लेकिन वो भाग के पीओके में छुपा हुआ था। तो पीओके की एक मस्जिद में उसको अज्ञात हमलावर आए और जब वो नमाज पढ़ रहा था उसी मुद्रा में उसको, मतलब पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसको गोली मारी और फरार हो गए। अब वैसे इंडियन मीडिया में या बाकी लोग नाम न सुने हों, लेकिन रियाज अहमद एलियस अबू कासिम वो एजेंसीज़ की नज़र में बहुत, मतलब मोस्ट वांटेड था। वो इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में अगर आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में जो टारगेट किलिंग हो रही है, ये एक नया पैटर्न था भाई। टेरर अटैक करना, उसके लिए काफ़ी टेररिस्ट की ज़रूरत होती है। अब टारगेट किलिंग में क्या है कि एक शख्स आता है और किसी को मारता है, जैसे मोस्टली जो मज़दूर यहाँ से जाते हैं उन मज़दूरों को मारना, या फिर जो लोकल बीजेपी के पार्षद हैं या जो लोकल लीडर हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पर अटैक हाल फिलहाल में आपने देखा होगा काफ़ी बड़ी संख्या में। तो जो अबू कासिम है, रियाज अहमद, वो वहाँ से लगातार टारगेट किलिंग करा रहा था। चूँकि इसलिए वजह से भी एडवांटेज उसको मिली थी क्योंकि वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला था और यहाँ उसको लोकल सपोर्ट काफ़ी मिल रहा था। इस वजह से वो लगातार लड़कों को रिक्रूट करके टारगेट किलिंग करा रहा था। तो उसकी हत्या इसी सितंबर में पीओके की एक मस्जिद में हुई। अनजान शूटर ने मारा। हालांकि पाकिस्तान की लोकल वहाँ की पुलिस ने 1-2 लोगों को अरेस्ट भी किया है और उसका बाकायदा मनी ट्रेल की जांच की, कैसे फंडिंग हुई। वो एस्टेब्लिश फंडिंग जो मुझे जानकारी है दुबई तक पहुंची है, उसके आगे तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मीडिया में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं जान रहे हैं बेसिकली, और चेहरा दिया जाता है हाफिज सईद और मसूद अजहर, लेकिन हकीकत यह है कि बहुत से छोटे छोटे ऐसे कैरेक्टर और हाँ, और जो फ्रूट सोल्जर हैं जो ज़्यादा खतरनाक हैं और वो अब इस तरह की टेरर एक्टिविटी को अंजाम दे रहे हैं। और शायद इस वजह से इंडियन एजेंसीज फोकस दूसरों पर रखती हैं और ये अपना काम कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे जब इंटेलिजेंस डेवलप की जाती है तब ये कैरेक्टर के नाम सामने आते हैं। तो रियाज अहमद मारा गया। उसके अलावा एक प्लेन हाईजैक का था, प्लेन जब हाईजैक हुआ था उसमें जो एक नाम था जहूर मिस्त्री जहूर इब्राहिम, जहूर, हाँ, उसकी कराची में गोली मार के अज्ञात हमलावरों ने हत्या की। खालिद रजा था अल बदर का। तो अभी अगर बात की जाए तो लाहौर और कराची में अभी 2022 से 23 तक लगभग ऐसे नोन जो टेररिस्ट हैं, लगभग 10 नोन टेररिस्ट मारे गए हैं, जिसमें एक खालिस्तानी टेररिस्ट भी था, परमजीत सिंह पंजवार, उसका लाहौर में मर्डर हुआ। तो वो एक तरीके की जो टारगेट किलिंग है वो टारगेट किलिंग हो रही है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि कनाडा में भी हुई, जिसमें हरदीप सिंह निज्जर, जिसको लेकर काफ़ी बवाल भी हुआ कनाडा और इंडिया के बीच, अभी भी तनातनी चली रही है। तो इस तरह की अज्ञात किलिंग है। अब कई बार जैसे हाफिज सईद पे अटैक हुआ 2021 में जौहर टाउन में,
काफ़ी बड़ा अटैक था वो। हाफिज़ सईद को जो पाकिस्तान की आईएसआई है खुफिया एजेंसी, उसने एक जगह पर उसके मदरसे में न रख कर उसको जौहर टाउन एक जगह है वहाँ पर उसको रखा गया था, और उसके ठीक घर के बाहर फिदाइन अटैक हुआ था, काफ़ी बड़ा अटैक था वो। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की पाकिस्तान ने, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो आरोप लगाया था रॉ पर और बरेली जेल में बंद जो अंडरवर्ल्ड डॉन है बबलू श्रीवास्तव उस पर, कि इन लोगों ने मिलकर हाफिज़ सईद पे अटैक कराया। लेकिन जो भी इस तरह की टारगेट किलिंग या अटैक हो रहे हैं, हकीकत ये है कि उसमें मोस्टली पकड़े पाकिस्तान मूल के लोग ही जा रहे हैं, अफ़गानिस्तान मूल के लोग ही जा रहे हैं, और पाकिस्तान ये आरोप लगाता है कि इंडियन एजेंसीज रॉ करवा रही है, जबकि हाल फिलहाल का आज तक इंडिया टुडे ने हमने ही इन्वेस्टिगेशन किया था कि जो पाकिस्तान की आईएसआई है और जो वहाँ अलग अलग आतंकी तंजीमें हैं, उनके बीच बेसिकली वर्चस्व की लड़ाई, फिर एक ड्रग्स को लेकर वो आपस में कहीं ना कहीं भिड़ रहे हैं, या फिर उसके अलावा आईएसआई जो अपने एसेट होती है, चाहे कनाडा चाहे पाकिस्तान, उनको लगता है कि जब वो काम के नहीं है तो वो उनको मरवा देती है। एक थ्योरी ये भी चल रही है। तो दो थ्योरी चल रही है। एक थ्योरी ये कि जो रॉ है वो इस तरह की किलिंग करा रही है, लेकिन रॉ और चाहे विदेश मंत्री की आपने बात सुनी होगी कि इंडिया की ये पॉलिसी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक इन्वेस्टिगेशन ये भी कहती है कि पाकिस्तान में जो आईएसआई है वो जो अपने एसेट जो पुराने होते चले जा रहे हैं उनको मरवा रही है। कुछ आतंकी तंजीमों के बीच वर्चस्व की जंग चलती है, तो उसकी वजह से भी एक दूसरे को मार रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जो आतंकी गतिविधियाँ होती हैं उसमें काफ़ी पैसा है, ड्रग्स को लेकर काफ़ी पैसा है, तो उसको लेकर भी एक थ्योरी चलती है कि वो आपस में जंग चल रही है। लेकिन अगर हाल फिलहाल में जो मैंने लिस्ट भेजी थी, कई ऐसे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो इंडिया को काफ़ी एक तरीके से कहें तो नुकसान पहुंचा रहे थे, उसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। एक नाम उसमें और है जो थोड़ा सा रोचक नाम था, वो ना कनाडा में मारा गया ना पाकिस्तान में, वो मारा गया काठमांडू में। हाँ, लाल मोहम्मद। क्या केस था बता? लाल मोहम्मद उसके मर्डर की डिटेल भी थोड़ा दे दीजिए। हाँ, लाल मोहम्मद को जिस तरह से मारा गया वो काफ़ी मतलब दमदार तरीके से, जिसको कहें अगर क्राइम की दुनिया में मारा गया, उसको ठीक उसके घर के नीचे। हाँ, वो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज आईबी रॉ की नज़र में वो काफ़ी वक्त से था। वो पाकिस्तान की जो एजेंसी है खुफिया एजेंसी आईएसआई के अलावा दाऊद इब्राहिम उसके लिए भी काम करता था। हाल फिलहाल में जो कुछ चाइनीज़ काठमांडू में आते थे जो एंटी इंडिया एक्टिविटी शामिल थे, तो उनको शेल्टर देता था। उसके अलावा FICN जो फेक करेंसी होती है उसका बड़ा किंग पिन था वो, और चूँकि नेपाल बॉर्डर के आसपास वो इंडिया में काफ़ी गतिविधियों को वो अंजाम देता था, तो उसको काठमांडू में उसके घर के बाहर दो अटैकर्स, बाकायदा CCTV भी आया था उसका, कि वो बाकायदा उसको ट्रैक करते हैं और उसके बाद उसको गोली मारते हैं। तो वो अपनी गाड़ी के चारों तरफ राउंड भागने के लिए लगता है, लेकिन जो अटैकर्स थे वो एकदम हर हाल में उसको मार देना चाहते थे, तो उसको गोली मारते हैं। हालांकि छत से उसकी जो बेटी है वो कूदती है बचाने के लिए, लेकिन तब तक उसका काम तमाम हो चुका। तो लाल मोहम्मद एक तरफ इधर पाकिस्तान देख लीजिए काठमांडू, या फिर जो एजेंसीज है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, वो अपने एसेट बना के रखती है, चाहे ख़ास तौर से जो इंडिया है उसके, भारत है उसके आसपास के इलाकों में, नेपाल, वहाँ काफ़ी ज़्यादा ISI एक्टिव है, अपने एसेट बनाती है, जिसमें एक था लाल मोहम्मद। लाल मोहम्मद ने जो इंडिया से भागे कई टेररिस्ट थे उनको शेल्टर दिया था, उनको फैसिलिटेट किया था। उसके अलावा फेक करेंसी जो बांग्लादेश पाकिस्तान से जो आता है वो लाल मोहम्मद के ज़रिए इंडिया में सप्लाई हो रहा था। तो हाल फिलहाल में उसकी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ गई थी। तब ये जानकारी मिली कि दो अज्ञात हमलावर पहुँचे, उसका CCTV आया था, वो मेरे पास ही वो जानकारी पहले आई थी जब वो काठमांडू में मारा गया था। कैसे आती है जी आपके पास जानकारी, ये बताइए? नहीं, सोर्स डेवलप की बात है कि भाई बता दिया किसी ने बता दिया, ये आपका इंटरेस्ट भी है कि भाई इंडिया के आसपास के कौन से ऐसे टेररिस्ट हैं वो एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। तो लाल मोहम्मद का बहुत पहले से नाम था, और नेपाल में तो काफ़ी इसके पहले भी बहुत से टेररिस्ट थे जो मार गिराए गए। वहाँ भी आरोप लगता था कई बार बबलू श्रीवास्तव पर, कई बार जो हमारी एजेंसीज है रॉ उस पर। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अभी इधर बीच 2022 और 23 में
कई टेररिस्ट मारे गए हैं, और जो बड़े टेररिस्ट जिनके हमने नाम लिया, जिसमें हाफिज सईद पर अटैक हुआ था जौहर टाउन में, उस पर तो बाकायदा प्रॉपर पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन हुई। जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा उन्होंने डोजियर दिया कि रॉ के अफसर हैं, जिसमें एक अंडरवर्ल्ड डॉन है बबलू श्रीवास्तव, ये इनके साथ मिलकर उसने अटैक कराया। हालांकि वो जो सारे एविडेंस खारिज ही थे, लेकिन एक ऐसा अटैक है जो मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुआ था। कौन सा? वो पेशावर में हुआ था अटैक। पेशावर की जो उसके मदरसा है मौलाना मसूद अजहर का, अच्छा, वहाँ पर 2019 में एक बहुत पावरफुल अटैक हुआ था, जिसमें ये भी बताया जाता है कि मौलाना मसूद अजहर घायल हुआ था। और अगर आप देखें तो 2019 के बाद से जो मौलाना मसूद अजहर का ऑडियो आता था या स्पीच तकरीरें आती थी, उसकी कोई तकरीर आपने नहीं सुनी होगी। अच्छा, 19 के बाद से ये 19 के बाद से अगर आप गूगल या किसी में देखेंगे, सर्च मार के देखिएगा, हमारे दर्शक जो देख रहे हो, तो एक चीज़ ये पॉइंट आउट करिए कि 2019 के बाद से मौलाना मसूद अजहर की कोई तकरीर या लेटेस्ट वो नहीं आए। तो ये अनरिपोर्टेड है। 2019 में पेशावर का एक मस्जिद है, ब्लास्ट था। ब्लास्ट हुआ था, बहुत पावरफुल ब्लास्ट था वो। ऐसा ये भी बताया जाता है कि उसमें वो घायल हुआ था, लेकिन वो अनकन्फर्म, पुष्टि नहीं है। एक चीज़ मैं इसमें क्लैरिटी ले लूँ आपसे, जिन भी लोगों की हत्याओं की और हत्याओं की कोशिशों की बात कर रहे हैं हम लोग, वो सभी लोग लंबे समय से भारतीय जांच एजेंसीज NIA के रडार पे रहे हैं, IB और रॉ के रडार पे भी रहे हैं, ठीक है। उनकी हत्या हो गई या हत्या के प्रयास हुए, और हत्या के प्रयास के लिए और हत्याओं के लिए बाहरी लोगों ने, एक बार तो कनाडा ने खुले मुंह से किया, पाकिस्तान ने भी किया, दबी ज़बान में भी बात होती रहती है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने अटैक करवाए हैं, ठीक है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की तरफ नकार आती रही है, वो कहते रहे कि ये हमारा काम करने का तरीका नहीं है। विदेश मंत्रालय और लेकिन वो रहे हैं हमारे रडार पे। और लेकिन आप जैसा बता रहे हैं कि दो तरीके हैं, या तो वो अपने आपस की लड़ाई में मारे गए, या तो वो काम के नहीं रहे इसलिए उन्हें उनकी जगह पहुंचा दिया गया। इस तरह की बातचीत होती रहती है। अभी क्या खुफिया एजेंसियों की निगाह में पाकिस्तान में बैठे हुए ऐसे कितने नेता या कितने आतंकी हैं जो रडार पे हैं और जिनका जल्दी इलाज किए जाने की कोशिश हो रही है, या इस पे धरपकड़ की कोशिश जारी है? क्या सूचनाएं मिल रही हैं? नहीं, बहुत से ऐसे बड़े नाम जैसे छोड़ दें, मसूद अजहर और नहीं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो ऑब्वियस नाम हैं। नहीं, ऐसे बहुत से टेररिस्ट हैं जो वहाँ पर कुछ यहाँ से जो फरार होकर, और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर रीजन में हिजबुल के बहुत से ऐसे टेररिस्ट हैं, और बाकायदा उनको पाकिस्तान में कई कॉलोनी हैं। रावलपिंडी की कुछ तस्वीरें भी हमारे पास हैं, कुछ कॉलोनी, जिसमें एक बसीर अहमद पीर था, अच्छा, हिजबुल मुजाहिदीन का, जिसका मर्डर हुआ था रावलपिंडी में। वो रावलपिंडी में एक बाकायदा कश्मीर कॉलोनी है। उस कश्मीर कॉलोनी में बाकायदा जो जम्मू कश्मीर से सीमा पार करके गए हैं टेररिस्ट, उनको उसमें बसाया गया। तो रावलपिंडी में उसको स्पॉट किया गया था। उसके अलावा कुछ टेररिस्ट जो यहाँ से छूटे हुए थे, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, अभी हमें जो कल परसों जानकारी मिली थी, वो कराची में एक शॉप चला रहा है। उसके अलावा छोटा शकील, दाऊद इब्राहिम, ऐसे बड़े नाम जावेद चिकना, 1993 ब्लास्ट में शामिल कई ऐसे तो जो हैं जो नोन है, लेकिन कई ऐसे हैं जो पाकिस्तान में बाकायदा शेल्टर पाए हुए हैं। मक्की है, तो ऐसे कई हैं जो वहाँ पर बाकायदा उनको पॉश कॉलोनियों में, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी जो पाकिस्तान की आर्मी बाकायदा वो सोसाइटी चलाते हैं, उन तक में जो टेररिस्ट हैं या अंडरवर्ल्ड डॉन हैं, वो वहाँ पे रहते हैं, और उनको बाकायदा जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है वह फैसिलिटेट करती है उनको। तो और ये गाहे बगाहे इंडियन एजेंसीज़ उनको ट्रैक भी करती हैं, उनकी लोकेशन ट्रैक करती हैं, पाकिस्तान को देती हैं। उनको देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इतनी फाइल्स दी गई है, दाऊद इब्राहिम की दी गई है, छोटा शकील की दी गई है, यूएन में भी बात उठाते रहते हैं, बातचीत डोजियर सौंपते रहते हैं, कुछ होता नहीं है। तो हाल फिलहाल में जो ये अज्ञात हमलावर हैं, तो ये भी एक तरीके से कई एजेंसीज को सहूलियत ही है कि मार भले कोई रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान के दुश्मन है उनका काम उन्हीं का हो रहा है, खात्मा उन्हीं का हो रहा है। अब मुझे तो किसी ने बताया कि आगे आगे देखिए होता है क्या, मतलब भाई ठीक है देखेंगे हमें क्या है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि राहत भले एक तरीके से राहत है इंडियन एजेंसीज़ को, जिस तरह से ये किलिंग हो रही है, क्योंकि जितनी अभी तक किलिंग जिसकी बात कर रहे हैं हम,
अभी मैंने वही बात की बशीर अहमद पीर की, जी मैंने उसकी तकरीरें सुनी और जो भी ये टारगेट, एक नया जो पैटर्न जम्मू कश्मीर में डेवलप हुआ था टारगेट किलिंग वाला, कि एक अटैकर आ रहा है, किसी मजदूर को मार दे रहा है, किसी खास घर चुन के वहाँ पे खास बम मार घर चुन रहा के है। मार दिया। ये ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रहा था, ये ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि इसको कंटेन कर पाए, कंटेन कर लिया गया इस पैटर्न को। हाँ काफ़ी हद तक कंटेन किया गया, क्योंकि अब बशीर अहमद पीर ये पीओके में बैठा हुआ था और रावलपिंडी में था, पीओके के आसपास वहाँ पे उसको मार गिराया गया। उसको मार गिराया गया। रियाज अहमद अबू कासिम ये भी टारगेट किलिंग करा रहा था, उसको भी मार गिराया गया। तो बिल्कुल, और वो मरे वहाँ पर, और इधर आप देखिए तो टारगेट जो किलिंग हो रही थी उसमें बड़े पैमाने पर कमी भी आई है, टारगेट किलिंग। हाँ ये जरूर है कि सितंबर में ये सितंबर वाला अटैक अनफॉर्चुनेट था और इस पे बार-बार इंटेलिजेंस फेल्योर की हाँ बिल्कुल और तमाम चीजों की बातचीत हो रही थी। और ये भी एक थ्योरी आई कि किस तरीके से ऐसा कहीं ना कहीं एक जानबूझकर इनपुट या इंफॉर्मेशन फ्लोट की गई, गलत इनपुट कि यहाँ पर एक टेररिस्ट, और पहले से वो वेल प्लान अटैक था। हालांकि उसमें भी जो मास्टरमाइंड था अभी जिसकी हम चर्चा आज हमने की, शाहिद लतीफ़, इसी का रोल इम्पोर्टेंट आया था अभी तक, कि ये ही उसका प्लानर और एग्जीक्यूटर था जो जिसने ये प्लान कराया था। तो 4 हमारे जवान शहीद हुए थे, मास्टरमाइंड आज सुबह अज्ञात हमलावरों ने उसी के मदरसे में जहाँ वो ट्रेनिंग कैंप चलाता था उसकी हत्या हुई। तो एक सीरीज वाइज, चाहे काठमांडू या पाकिस्तान या कनाडा, एक बात तय है कि जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं वो सेफ हेवन में भी सेफ नहीं है। अब आतंकी जहाँ भी हों सेफ नहीं है। ये एक सुखद वाक्य की तरह लगता है, सबको जस्टिस मिले, निर्दोष को भी न्याय मिले, दोषी को भी उसकी जगह तक पहुंचाया जाए। सरकारों पे भी सवाल उठते रहे हैं। शाहिद लतीफ़ को साल 2010 में जब वाघा बॉर्डर से जाने दिया गया, डिपोर्ट किया गया पाकिस्तान की तरफ, तो मनमोहन सिंह की सरकार पे सवाल उठाए गए जब पुलवामा में हमला, जब पठानकोट में हमला हुआ 2016 में, क्योंकि उसकी प्लानिंग शाहिद लतीफ़ ने की। फिर साल 2001 में संसद पे जब हमला हुआ, 8 में जब मुंबई में हमला हुआ, 16 में पठानकोट में और 19 में पुलवामा में हमला हुआ, तो अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार पर भी सवाल पूछे गए कि इन्होंने मसूद अजहर को रिहा किया था IC 814 की हाईजैकिंग को रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन गाहे बगाहे सबको सबका अंत और सबको सबका न्याय मिल ही जाता है। अरविंद जी हमारे साथ थे, आपका हमसे बातचीत करने के लिए। एक चीज़ में और ऐड कर दे रहा हूँ, उस पर भी तो सवाल कि वो कसाब को लाए बैठाते हैं, बिरयानी खिलाते हैं। हाँ, ये भी बातचीत हुई थी। अरविंद जी हमारे साथ थे, बातचीत का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ बने रहे। कैमरे के पीछे जेरी और विवेक, शुक्रिया।